नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत कुछ हो रहा है देश दुनिया में। कोरोना के बारे में तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन एक अजीब किस्म का ध्रुवीकरण शुरू हो गया है, विश्वव्यापी ध्रुवीकरण। मतलब पूरी दुनिया के सारे देश उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। अब आप बोलेंगे कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमेशा से ही लोगों ने पोजीशन ली है। देशों ने अपनी अपनी क्या उनको सोचना है, कैसे सोचना है, उसके बारे में उन्होंने अपना मत सामने रखा है। लेकिन फ्रांस में जिस तरीके से गला रेत कर हत्या की जा रही है, आतंकवादी घटनाएं हैं जिसका खंडन भी कर रहे हैं लोग, लेकिन एक पूरा तबका है देशों का, इस्लामिक देशों का, जिनका यह मानना है, कुछ उसका समर्थन कर रहे हैं इस बिहेडिंग का, और कुछ का यह कहना है कि जब आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो यह उसका नतीजा होगा। और फ्रांस के खिलाफ काफी गुस्सा है और रोष है। हम शुरुआत में ही यह कह देना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, लेकिन वो आधार नहीं बन सकता कि आप जाकर के किसी का भी गला रेत दें या आतंकवादी गतिविधि करें। उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते लोग। तो क्या है पूरा सच इस विश्वव्यापी ध्रुवीकरण का? क्या है ये दो पहलू? आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। फ्रांस पर इस्लामी देशों का गुस्सा फूटा है। पैगंबर के कार्टूनों ने पहुंचाई है ठेस। पर अपनी बात रखने के लिए क्या सिर कलम कर दिया जाएगा? धर्म के लिए आतंकवाद का सहारा, प्रकरण पर विश्वव्यापी ध्रुवीकरण और मुकाबला में आज जो सवाल हम पूछना चाह रहे हैं, और ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं पर ध्रुवीकरण हो रहा है। एक तरफ है जो लोग कहते हैं कि इस्लामोफोबिया हो रहा है, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस्लामी फासीवाद हो रहा है इस दुनिया में और उसको रोकना है। हमारा यह मानना है कि ये दोनों ही चीजें रुकनी चाहिए और उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और अगर लोग ध्रुवीकरण में चले जाएंगे तो हम हल नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज मेहमानों का। ललिता कुमारमंगलम, आप सदस्य हैं इंडिया फाउंडेशन की और मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी की। मौलाना अब्बास रिजवी, प्रवक्ता हैं रजा एकेडमी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। राकेश सूद, पूर्व राजदूत और कमर आगा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल। शुरुआत में सब लोगों के लिए अपना अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय। तो ललिता जी, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। जी नमस्कार संकेत जी। पहली बात तो ये है कि आपने जो पहले बात रखा था उससे मैं पूरी तरह सहमत कि हाँ, शायद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा है, वो भी धार्मिक भावनाओं के, पर इसका मतलब नहीं है कि हम किसी और को मार दे या खून कर दे। ये तो तीव्र टेररिज्म ही है, आतंकवाद ही है, और किसी भी देश में ये अलाउड नहीं होना चाहिए। बट ये भी सच है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं है कि हम अगर किसी और मजहब के साथ या किसी और रिलीजन के साथ हमारे मत नहीं है तो उनके सेंटिमेंट्स को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। परंतु जो आज जो राजनीति खेला जा रहा है इस एपिसोड के साथ, जो फ्रांस में हुआ है, उसका तो मैं उसके पक्ष में नहीं। अब मैं तो बोलूंगी कि कोई भी फोबिया नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस्लामोफोबिया, हिंदू फोबिया, कोई एराक्नोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पाइडर्स, जो भी कोई भी फोबिया अच्छा नहीं है। पर जो गुस्से को इस नेगेटिव वे में नहीं दिखाना चाहिए। जी 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 जी, ठीक है। मौलाना अब्बास रिजवी, आपका 1 मिनट शुरुआती वक्तव्य के लिए। मेरा कहना ऐसा है कि किसी भी मुल्क को, किसी भी शख्स को, किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी करने का हक नहीं है। इस्लाम हो, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, किसी भी मजहब के रहनुमा और किसी भी मजहब को गलत कहना ये गलत है। और मेरी मांग तो ये है, बल्कि रजा एकेडमी का डिमांड है कि पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग इस सिलसिले में कोई कानून बनाएं ताकि किसी को, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, अमन और सुकून गारत करने का मौका मैसर ना आए। ये मेरी इतनी मांग है। और रह गया फ्रांस ने जो सरकार की शान में गुस्ताखी किया है, पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है, और जो कुछ हो रहा है रद्द अमल, उसका जिम्मेदार फ्रांस है। ये जो भी हालात पैदा हुए हैं ये फ्रांस ने खुद पैदा किया है, और मजहबी तशद्दुद और नफरत फैला के मुसलमानों को मुश्ताल करके मुसलमानों को आतंकवादी करार देने की कोशिश की जा रही है।
और जी ये रिजवी कहूंगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआती वक्तव्य के लिए। राकेश सूद, पूर्व राजदूत, आपका 1 मिनट सर। गए। फ्रांस के अंदर उनकी अपनी एक परिभाषा है सेक्युलरिज्म की, और वो परिभाषा जो है वो आज नहीं बनी है, वो आज से 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, 1905 में बनी थी। तो इसलिए जो लोग वहां जा रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये पहला जो वाकया हुआ वो एक चेचन था, दूसरा हुआ वो एक ट्यूनिस का था। तो ये लोग अगर वहाँ जा रहे हैं तो जब ये जाते हैं तो वहाँ के नागरिक बनने के लिए जाते हैं। तो फिर ये ज़रूरी बात है कि अगर आप वहाँ के नागरिक बन रहे हैं तो आप वहाँ के कानूनों को मानेंगे। तो इसलिए मुझे इसके अंदर, और ये परिभाषा जो है उनकी परिभाषा बड़ी साफ है। वो धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करते हैं। उनके लिए ये है कि स्टेट और रिलीजन दोनों के दायरे बिल्कुल अलग अलग हैं, और उन्होंने सीमाएं बना दी हैं। का दायरा आपके घर तक सीमित है, और स्टेट का दायरा बाहर की दुनिया जो है वो स्टेट के दायरे में आता है। और ये वो सारे धर्मों पे लागू करते हैं, ना कि सिर्फ इस्लाम पर। जी जी सूद साहब, वापस आऊंगा आपके पास। 1 मिनट शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। कमर आगा जी, आपका 1 मिनट। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो कार्टून वहाँ छपे हैं उससे बहुत दिल आजारी हुई है तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के कुछ। और लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि किसी का गला काट दिया जाए, किसी को मार दिया जाए जबरदस्ती। सूद साहब ने जैसा कहा कि वहाँ के अगर हम लोग वहाँ पे जो बाशिंदे हैं, जो गए हैं, उनको वहाँ के कानून मानना पड़ेगा। और इस्लाम मजहब भी इस बात की इजाज़त देता है कि आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क के मजहब के जो कानून है उस पर आपको अमल करना चाहिए, उस पर करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अब जो लोग वहाँ गए हैं वो ज़्यादातर बहुत ही ऐसे मुल्कों से गए हैं जहाँ के ऊपर बहुत इस्लाम पसंद हुकूमतें थीं, कट्टरपंथी ताकतें थीं, या ऐसी थी कि ऑटोक्रेटिक रिजीम्स थी वहाँ के ऊपर। वहाँ से वो गए हैं, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ के जो फ्रांस की जो सेकुलर सिस्टम है ना तो उसको समझ पाए, ना उनको समझाने की कोशिश की गई है। दूसरी बात ये भी है कि फ्रांस में जो उनके मल्टीकल्चरल, हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं अभी मुकाबला पे, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा। भाग 2 अब से थोड़ी देर। तो इस विश्वव्यापी ध्रुवीकरण वाली चर्चा में संवाद कितने मायने रखता है, और क्यों ना उसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी स्थिति उत्पन्न हो रही है और भारत ने भी जो इस पर पोजीशन ले ली है, वो ऐसा देख के लगता नहीं है कि अब इसमें संवाद की गुंजाइश बची है। या आर या पार किस्म की लड़ाई शुरू हो गई है। मैं आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले राकेश जी। आपने इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसके बारे में तो देखा ही होगा। मतलब हम यूजुअली भारत की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति, वो ऐसी होती है कि हम जल्दी से उसको बदलते नहीं है और किसी और के मामले में जबरदस्ती हम लोग घुसते नहीं है। इस प्रकरण में हमने देखा कि ना केवल नई दिल्ली से विदेश मंत्रालय से जो टेरर एक्ट हुए उसके खिलाफ बोला गया, जो कि बोला भी जाना चाहिए, लेकिन जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनके ऊपर जो पर्सनल अटैक्स हो रहे थे, डिप्लोरेबल बोला भारत ने ये एक स्टेटमेंट जारी करके बोला कि फ्रेंच प्रेसिडेंट पर जो अटैक हो रहे हैं, उनके ऊपर जो व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं, वो निंदनीय है। आप ये इस चेंज को किस तरीके से देखते हैं भारत की पॉलिसी में? जी, मैं ये समझता हूं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो एक स्टेटमेंट दिया था जब वो मेमोरियल सर्विस में गए थे, वो जो टीचर जिनका गला कलम किया गया था, सैमुअल पाती, जब वो उनके मेमोरियल सर्विस में गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा था, और ये एक नई बात नहीं है, जैसा कि मैं आपके दर्शकों को बता चुका हूँ, फ्रांस के अंदर 100 साल से ज़्यादा से एक पुरानी धारणा है कि धर्म का स्थान घर के अंदर सीमित है, वो सार्वजनिक जगहों में नहीं आता है।
और इसीलिए वहाँ पर जिस तरह वहाँ पर अगर आप स्कूल में जाते हैं तो बच्चे, हालांकि वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश है, पर अगर आप बड़ा सा क्रॉस पहन कर जाएंगे स्कूल में अपने गले में, तो वो भी गैर कानूनी माना जाता है, उसकी भी इजाज़त नहीं है। तो जिस तरह हिजाब के ऊपर रोक टोक है, उसी तरह वहाँ पे वो यहूदी लोग, जूइश लोग जो हैं, वो एक ख़ास किस्म की टोपी पहनते हैं जिसको स्कल कैप या यारमुल्क कहा जाता है, उसके ऊपर भी रोक टोक है। उसी तरह हिजाब के ऊपर भी रोक टोक है। तो वो सब धर्मों पे एक चीज़ लागू होती है। तो इसलिए जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये इस्लाम के अंदर एक हमको रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया एनलाइटनमेंट। अब मैं ये समझता हूं कि एनलाइटनमेंट ऐसा शब्द है जिसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, और इसके अंदर हमको ये देखना चाहिए। राकेश जी, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। मेरा सवाल राकेश जी, देखिए वो फ्रांस की जो पोजीशन है जो आप बता रहे हैं उसके बारे में मैं समझता हूं, लेकिन भारत ने जो अपनी रणनीति बदली है, मेरा नहीं ख्याल कि हमने इस मुद्दे के ऊपर अपनी कोई नीति बदली है, क्योंकि एर्दोगान की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा है कि मैक्रों का दिमाग जो है वो कुछ खराब है, वह उनको मेंटल ट्रीटमेंट की, मेंटल चेक की आवश्यकता है। अब मैं नहीं समझता कि कोई एक देश का राष्ट्रपति किसी और देश के राष्ट्रपति के बारे में इस किस्म का वक्तव्य देगा। तो इसके पीछे ऑब्वियसली और चीजें हैं। जी। तो अगर हमने ये इस किस्म स्टेटमेंट की निंदा की है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हमने पुरानी कोई नीति से इसमें कुछ भी खराब है। ठीक है, मैं कोई बदलाव किया है कि हम नीति से भटके हैं, हमने कुछ और अलग किया है। फेयर इनफ, आपकी बात में दम है। मैं रिजवी साहब आपके पास आना चाहता हूं। रिजवी साहब, अभी सूद साहब का ये कहना था कि वो एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुल्क है जो कि क्रिश्चियन ईसाई बहुल होने के बावजूद अगर आप क्रॉस पहन करके निकले हैं तो वो भी वहां पर गैर कानूनी है। लेकिन यहां सवाल दूसरा है। यहां पर बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों का यह कहना है कि इससे आपको ये इजाजत कहां दे देते हैं आप कि आप हमारे जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दें। भाई, जितने मुस्लिम बहुल देश हैं उनका यह कहना है कि आप प्रॉफिट के कार्टून नहीं बना सकते और उसको उस तरीके से नहीं प्रस्तुत कर सकते जो लोगों को ठेस पहुंचाए। तो ठीक है, आपकी धर्म के प्रति फ्रांस में एक पॉलिसी जरूर है कि आप घर के अंदर रखिए, लेकिन यह हक देना कि आप कोई भी कार्टून बना दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, क्या आप इसको गलत मानते हैं? बिल्कुल, मैं इसको गलत मानता हूं। मैं आपके चैनल से पूरी दुनिया को यह कहना चाहता हूं कि वो टोपी लगा के चलने देवे, न चलने देवे, क्रॉस पहनकर चलने देवे, न चलने देवे, हमको इस पे एतराज नहीं है। खुलेआम जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई है, हम उसके खिलाफ हैं। इजहार आज़ादी राय का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मजहबी रहनुमा की तौहीन करें, उसका इंसल्ट करें। और फ्रांस के अंदर यह काम हो रहा है और फ्रांस की गवर्नमेंट देख रही है, उसका रद्द-ए-अमल हो रहा है, उसके बाद भी उनको अक्ल नहीं आ रही है। और आज फ्रांस की सरकार का यह कहना कि हम एक कानून लाएंगे जिसमें समानांतर कानून होगा सब धर्मों के लिए, संविधान सबसे बड़ा कानून होगा, उस पर आपको कोई आपत्ति है? क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम बहुल मुल्क हैं जिनको उससे भी दिक्कत है। रहनुमा की तौहीन करें। दुनिया का कोई मजहब इस बात को नहीं सिखाता कि किसी भी धार्मिक स्थल की या धार्मिक लोगों की तौहीन की जाए, उनका इंसल्ट किया जाए। कोई धर्म नहीं सिखाता है। और जो अधर्म है वो भी इसको नहीं मानते हैं कि किसी भी मजहबी रहनुमा की तनकीद, और वो भी ऐसे जो अच्छा, ठीक है। तो रिजवी साहब, फिर मैं आपसे ये एक बात पूछूं। जी, आपकी बात मैं समझ गया रिजवी साहब, आपकी बात मैं समझ गया। फिर तो मैं ये भी मानता हूं कि आपकी यही पोजीशन रहेगी जो उइगर मुसलमान हैं जिनकी प्रताड़ना की जा रही है चीन द्वारा, उस पर भी मुस्लिम बहुल देशों को यही पोजीशन रखनी चाहिए जो वो फ्रांस पर रख रहे हैं। क्योंकि मैं तो नहीं देखता हूं कि तुर्की की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी और मुस्लिम बहुल देश की तरफ से चीन के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है।
आपने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की बात फ्रांस में की, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक सीसीटीवी चाइना में एक सीरियल भी है जिसमें उनको दिखाया गया है, उस पर तो मैंने कोई टिप्पणी नहीं देखी। बता दूं कि अभी हाल ही में मोहम्मद द मैसेंजर नाम का एक फिल्म यहाँ रिलीज होने वाला था, उस पर हमने आवाज उठाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया और उसको बैन लगा दिया गया, जो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था हिंदुस्तान में। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा कहना है कि जो मुस्लिम बहुल देश हैं वो फ्रांस के लिए एक रणनीति बना के चल रहे हैं, और वो रणनीति चीन पर क्यों नहीं लागू हो रही? वो रणनीति चीन पर भी लागू होता है। हमने अभी बीच में चीन के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने ऐसा तो नहीं दिखता। से अपील की थी कि चीन में जिन अकलियतों पर और जिन लोगों पर इंसानियत सोच मजालिम किए जाते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से यह अपील किए थे। रजा एकेडमी का जी ठीक है। सूद साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद कमर आगा जी। जी राकेश सूद जी। मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता था कि देखिए, ये मुसलमान लोग जो वहां जा रहे हैं, रेफ्यूजी बेचारे अफगानिस्तान से, सीरिया से, ट्यूनिसिया से, चेचनिया से, लिबिया से या जहां से भी जा रहे हैं, अगर ऐसा है कि उनको उस देश के कानून नहीं पसंद हैं तो वो पाकिस्तान जाएं, मलेशिया जाएं, सऊदी अरेबिया जाएं, जहां मर्जी जाएं, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहां पर इस किस्म का एक नहीं, वो बात सही है, लेकिन सूद साहब अगर लोगों के ये जज्बात हैं कि उनके भगवान के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और उनकी बेइज्जती ना की जाए, तो ये कौन से कानून का उल्लंघन है? इसका तो दावा पेश कर ही सकते हैं। मसलन अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर कल को एक ऐसी स्थिति आ जाए कि फ्रांस अपने इन्हीं कानूनों के चलते कोई कार्टून छाप दे हिंदू देवी देवताओं पर, तो क्या भारत के पास हक नहीं होना चाहिए कि वो अपने जज्बात जाहिर करे? हाँ, गला नहीं रेतना चाहिए। नहीं, देखिए, गला रेतने का अधिकार किसी के पास नहीं है, वो तो अपराध है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये कहूंगा कि कोई भी जो कानून है, वो कानून अगर यूनिफॉर्मली लागू होता है तो उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर ये आपकी स्वेच्छा है, आपका वॉलंटरी डिसीजन है कि आप वहां रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। अगर ये रेफ्यूजी, अगर ऐसी बात है, अगर इस्लाम पसंदी की बात है, तो फिर उनको चाहिए कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में जाएं। गलत बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं देखता कि कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी देश जी तो एक काम करते हैं, अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं मुकाबला में, और ये चर्चा बहुत रोचक है और इसको जारी रखेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं कमर आगा और ललिता कुमारमंगलम के पास आऊंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि भारत ने जो पोजीशन ली है वो क्यों ली है। बहुत सारे लोगों ने इसकी तुलना एक ऐसे स्कीम से जिसके बारे में सरकार जिक्र करती रहती है उससे भी की है, तो उसके बारे में भी ललिता जी से बात करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर है। बने रहिए, मुकाबला जारी रहेगा। अब मैं ललिता जी के पास आना चाहता हूं। ललिता जी, देखिए, फ्रांस में एक नया कानून आ रहा है, 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई। उस कानून में क्या कहा गया? उस कानून में ये कहा गया कि संविधान सर्वोपरि होगा, संविधान ही कानून होगा, उस पर और कोई रिलीजियस कानून लागू नहीं हो सकता। और इसी को लेकर के एक बैकलैश भी देखा गया है, खासतौर से मुस्लिम बहुल देशों ने इसका खंडन भी किया है। भारत ने मैक्रों का भी समर्थन किया है और भारत ने जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है, जो कि ठीक है। लेकिन भारत की ये जो चेंज्ड पॉलिसी है, वो आपको नहीं लगता कि कुछ इस कानून को मद्देनजर रखते हुए है कि ये प्रस्तावित कानून फ्रांस का, जो कि ये कह रहा है कि संविधान धर्म से ऊपर है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने सभी धर्मों के लिए एक कानून की बात कही है, ये कुछ हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड से मिलता जुलता नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फ्रांस का इसलिए समर्थन कर रहे हैं यहां पर ताकि एक बार फ्रांस में ये इस तरीके का कानून लागू हो जाए तो हम अपने देश में लोगों को बोलें जब फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं? नहीं संकेत जी, पहले बात ये है
कि हाँ ये सच है कि बोथ इंडिया और फ्रांस हम बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस और हम बेसिकली डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र। यहाँ जो लोकतांत्रिक जो सोच है वो सबके लिए, मतलब वो फ्रांस में भी लागू है और इंडिया में भी बोलने की स्वतंत्रता है जितना फ्रांस में है। अब जब आप कॉमन सिविल कोड, मतलब आई थिंक समान नागरिक संहिता कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में बात करें तो एक बात आप समझ लीजिए कि शायद आप जिस ढांचे की बात कर रहे हैं वो सिमिलर होगा, वो शायद उसमें बहुत मिलाव होगा, पर जो डिटेल्स है, जो विवरण है उसमें फ्रांस का बिल्कुल अलग है, हमारा अलग है। आपने खुद कहा है कि फ्रांस में ये कानून ये है कि संविधान सबसे ऊंचा है और चाहे कोई भी धार्मिक रूल, रिलीजियस जो लॉ हो या कानून हो, वो वहां लागू नहीं होगा। और ये भी बोला गया है कि प्रशासन और धर्म दोनों अलग है। अब अगर आप इंडिया की बात ले तो हमारे जो माइनॉरिटी की जो रिजर्वेशन है वो तो प्रशासन और धर्म तो यहाँ तो अलग नहीं है, तो मतलब वो टोटली डिफरेंट सिचुएशन है। अब इंडिया में जो कॉमन सिविल कोड की जो बात हो रही है वो इस पर निर्धारित है कि सारे मजहबों के, सब धर्मों के लोग, उनके पर्सनल लॉज वो समान होंगे। मतलब हर नागरिक के लिए जो कानून है, हर नागरिक के लिए कानून के सामने समानता होगी। मतलब जी। इक्वल, सब लोगों को जो भी कानून जिस पर उन पर जारी होगा सबके लिए वो समान होगा। हर आदमी या महिला, हर बिल्कुल। नागरिक देश के कानून के सामने एक जैसे आपका ये होंगे। कहना है कि हमें फ्रांस की ओर मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कानून लागू कर रहे हैं, हमें अपने परिप्रेक्ष्य में अपने अपने आप को ध्यान में रख करके जो भी कानून ड्राफ्ट करने होंगे वो करने चाहिए। तो इसमें कोई लिंक नहीं है आपके हिसाब से। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। कमर आगा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि भारत को अपने आप को किस स्थिति में यहां पाना चाहिए, क्योंकि कल मैंने एक इंटरव्यू किया था पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का, और वो भारत के इस बयान के मद्देनजर उन्होंने ये बोला कि, अंग्रेजी में उन्होंने बोला, इंडिया मस्ट नॉट फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, कि जो हमारी ऑफिशियल पोजीशन रहती है इन सब मामलों में, हमें नॉन अलाइंड रहना चाहिए, ये नहीं कि हम धीरे धीरे किसी एक देश की तरफ चले जाएं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? और देखिए, हमेशा भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी मेंटेन की है और हम हमेशा अलग रहे हैं। हमारी जो भी पॉलिसी रही है हम उसी के ऊपर कायम रहे हैं। हम, ये सही बात है कि हम दूसरों के मसलों पे नहीं बोलते और ट्रबल वाटर में हम जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आतंकवाद का एक ऐसा मसला है जो बहुत सेंसिटिव है भारत में। भारत जितना आतंकवाद से पीड़ित है, मैं समझता हूँ शायद दुनिया में शायद ही चंद ही देश होंगे जिस तरीके से यहाँ पे आतंकवाद आ रहा है लगातार पड़ोसी मुल्कों से आना। और हमारे यहाँ हम लोग, हजारों लोग मर चुके हैं उससे। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, बॉम्बे में हमने देखा किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो आतंकवाद का जब इशू आता है तो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी काफी सेंसिटिव है। उसने, हमने देखा जहां भी हुआ उसका खुल के समर्थन उन्हीं ने उसको कंडेम किया है और जो नए रूल्स आए हैं उनका समर्थन भी किया है। मैं समझता हूँ कि यही कारणवश जो फ्रांस में नए रूल आ रहे हैं उनकी बात की। दूसरी तरफ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। उसका कहना यह है कि यूनिफाइड सिविल कोड हम लाएंगे और ये आज से नहीं, वो मैं समझता हूँ कि काफी समय से इस बात पे वो जोर दे रहे हैं। अब उनकी वो है देखना, हालांकि उसके ऊपर अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं हो पाई है पूरे मुल्क में अंदर आए। दूसरी बात ये कि फ्रेंच सभ्यता जो है वो बिल्कुल अलग है यूरोपियन सभ्यता, और हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और काफी इसमें डिफरेंसेस हैं। हम यही डिफरेंसेस हम देख रहे हैं जो माइग्रेंट वहां पे गए हैं उनके साथ वहां पे भी नजर आता है। दो अलग अलग, फ्रांस इस बात पे मानने पे नहीं। समय मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोटी मोटी बात यह है कि सभ्यता चाहे ही अलग हो या आप कुछ भी मानते हो अपने कानून में, लेकिन किसी भी धर्म के जो भी बिलीफ सिस्टम है उस पर चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन अगर ठेस पहुंचाई जा चुकी है तो उसको साबित करने के लिए आप किसी का गला रेत दें, ये
अपराध है, मैं तो कहूंगा आतंकवाद है, और पूरा विश्व इसको आतंकवाद की तरह ही देख रहा है। इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। और महातिर मोहम्मद, जो कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग मरेंगे। इस किस्म के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नफरत फैलती है और कुछ नहीं, और हल तो कभी नहीं निकलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मुकाबला जारी रहेगा। शायद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा है, वो भी धार्मिक भावनाओं के, पर इसका मतलब नहीं है कि हम किसी और को मार दे या खून कर दे। ये तो तीव्र टेररिज्म ही है, आतंकवाद ही है, और किसी भी देश में ये अलाउड नहीं होना चाहिए। बट ये भी सच है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं है कि हम अगर किसी और मजहब के साथ या किसी और रिलीजन के साथ हमारे मत नहीं है तो उनके सेंटिमेंट्स को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए।